क्या वास्तव में बिहार के लोग पूरे घोषणा पत्र को पढ़ पाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूं दोनों ही तरफ बराबर के वादे हैं ना। अगर हवाबाजी तो फिर दोनों तरफ बराबर की है, फिर तो और मुश्किल हो गया सुनील जी। और महिलाओं के खाते में पैसे देना गेम चेंजर साबित हुआ है बीजेपी के लिए बहुत सारे राज्यों में। दोनों ही गठबंधन हवा हवाई बातें कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं करना चाहता। 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का मिशन, महिलाओं के लिए कौशल और उद्यमिता का मिशन एनडीए कहता है महिलाओं के लिए। महागठबंधन कहता है माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को मासिक 2500 रुपए की सहायता। जब छठ पूजा होती है तो रेल में शौचालय में बैठकर जाता है बिहार का आदमी दिल्ली से और दूसरे प्रदेशों से। यानी ऐसी योजनाओं की चर्चा करा करके यदि आपने 5-7% वोट अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया, आप सत्ता में आ गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गरीबों के लिए केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा का वादा है। मां जानकी के मंदिर को अगले 5 सालों में पूरा करने का भी वादा किया गया है। इस इलाके को सीतापुरम के नाम से विकसित किया जाएगा। आने वाले समय में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का वादा भी किया गया है। महागठबंधन तो पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है, जिसमें हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म परीक्षा शुल्क फ्री करने का वादा है। महागठबंधन ने 25 लाख तक का इलाज फ्री करने का वादा किया है। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री करने की बात कही है। परीक्षार्थियों की कोचिंग और ट्रेनिंग फ्री करने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा वादा है हर परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा। इसके मुकाबले एनडीए की तरफ से 1 करोड़ रोजगार की बात की गई है, सरकारी नौकरियां नहीं है ये। क्या ये वादे प्रैक्टिकल हैं? क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे? क्या आज तक बिहार में ऐसा कोई वादा पूरा हो पाया है? इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक और नीरज मेहरे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील कौशिक जी, 2.5 करोड़ नौकरी बनाम 1 करोड़ रोजगार, क्या ज्यादा प्रैक्टिकल आपको नजर आता है? और क्या ये 1 करोड़ का आंकड़ा महागठबंधन के हर परिवार को सरकारी नौकरी के दबाव में लिया गया नजर आता है, दिखाने के लिए एक नंबर है, या वाकई आपको लगता है कि दम है बात में? कालरा साहब, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आप ये देखिए, जो घोषणा पत्र आज एनडीए की तरफ से आया, 2 दिन पहले महागठबंधन की तरफ से आया, इलेक्शन में वोट डालने में कितना समय बच गया है? क्या वास्तव में बिहार के लोग पूरे घोषणा पत्र को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, आपस में चर्चा कर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और घोषणा पत्र में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं। 30 पेज के घोषणा पत्र को पढ़ना समझना बहुत मुश्किल होता है। और वो घोषणा पत्र की सारी कॉपी जनता तक पहुंचे, जनता में चर्चा हो, कितने लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो कुछ बिंदुओं पर तो चर्चा कर सकते हैं। आपने भी तमाम सवाल बहुत दिन से उठा रहे थे कि 1 करोड़ रोजगार कैसे दिए जा सकते हैं, हर घर से रोजगार कैसे हो सकता है। बिल्कुल आपके सवाल कई बार आपने पूछे बिहार में राजनीतिक दलों के नेताओं से, और बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां केंद्र सरकार के पास 50 लाख कर्मचारी हों, जहां किसी स्टेट में आपने देखे हो 20 लाख से कर्मचारियों की संख्या ज्यादा ना हो, वहां बिहार में कहां 2.5 करोड़ रोजगार हो सकते हैं, वो भी सरकारी नौकरी? तो निश्चित तौर से ये बिहार की जनता को समझना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा। मतलब दोनों ही गठबंधन हवा हवाई बातें कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं करना चाहता। अरे कालरा साहब, 2000 अब आज ये घोषणा पत्र नहीं, आप 2020 की चर्चा कर लीजिए। घोषणा पत्र की घोषणा पत्र 2020 में जिन राजनीतिक दलों ने जारी किया, विपक्ष तो खैर ठीक है, विपक्ष में नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष से आप पूछ लीजिए कितना घोषणा पत्र लागू हो गया वहां। तो निश्चित तौर से मैं कई बार चैनलों पे कहता रहा हूं और कई बरस से इस बात को मुद्दा उठा रहा हूं कि जो भी राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते हैं, उनको एक सरकारी प्रपत्र माना जाए, और उस सरकारी प्रपत्र के आधार पर सत्ता पक्ष में सत्ता की चाबी उनको मिलती है, सत्ता में वो लोग आते हैं और पूरी घोषणा नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 10 से 15 साल का उस राजनीतिक दल पर बैन लगना चाहिए। और दूसरी एक और बात, कम से कम घोषणा पत्र 1 महीने पूर्व जारी हो, ऐसा भी नियम बने। यदि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हैं, तो कम से कम मुझे लगता है कि 7 दिन में, एक समय सीमा होनी चाहिए कि 7 दिन में राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र जारी करना पड़ेगा। आप देखिए,
6 दिन बाद 7 दिन बाद वहां वोटिंग है, 6 तारीख को वोटिंग है, और आज आप घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। तो आपने जो भी चीजें कही हैं घोषणा पत्र में, वो जनता तक कैसे पहुंचेंगी, उन पर स्वस्थ पर चर्चा कैसे होगी, इस पे एक सवाल या निशान लग जाता है। तो कई चीजें हैं जहां राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और जो लोग सत्ता में हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि एक ऐसा प्रारूप पर संसद से मोहर लगवाएं तो घोषणा पत्र को सरकारी प्रपत्र, और कम से कम मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद 1 हफ्ते के भीतर सारे राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से उसको जारी करने के लिए एक ऐसा एक्ट बने जिससे निश्चित तौर से स्वस्थ पर चर्चा जिस विधानसभा का चुनाव जिस राज्य में हो सके। ठीक ठीक। नीरज मेहरे साहब, रोजगार पर तो बताइएगा ही, लेकिन महिलाओं के लिए भी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता, 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का मिशन, महिलाओं के लिए कौशल और उद्यमिता का मिशन एनडीए कहता है। महिलाओं के लिए महागठबंधन कहता है माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को मासिक 2500 रुपए की सहायता, 5 सालों तक 30,000 वार्षिक सहायता देने का वादा, हर प्रखंड में महिला कॉलेज। इसमें दम है? देखिए विशाल जी, एक महत्वपूर्ण बात है कि 2 चीजें जारी हुई। एक तरफ है संकल्प पत्र, दूसरी तरफ जारी हुआ है पंचामृत गारंटी जो एनडीए ने किया है। तो मुझे लगता है कि पंचामृत का हम और आप चूंकि जानते हैं पंचामृत की क्या स्थिति होती है, कौशिक साहब भी जानते होंगे, मंदिर में जाते हैं पुजारी कितना पंचामृत गारंटी देता है, वो महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, उसमें तमाम ऐसी चीजें कही गई, चाहे वो इंडिया गठबंधन ने कही हो या एनडीए ने कही हो। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां 55% लोग हैं बिहार में जो पलायन करते हैं, रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। क्या किसी भी राजनीतिक दल ने इस पे कोई चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाया? जो वहां की मूलभूत समस्या है, नहीं, रोजगार तो देना वहां वही तो मकसद है। रोजगार देकर उनको पलायन से रोकेंगे ना, यही तो कह रहे हैं कि यही रोजगार मिलेगा तो पलायन क्यों होगा? तो पिछले 15 साल में देख लीजिए ना कितना रोक दिया आप। 15 साल से तो लगातार एक ही मुख्यमंत्री हैं, थोड़ी देर के लिए पार्टी उनकी बदलती रही लेकिन लगातार वही है। बहुत सारी आपने तमाम ऐसे वादे भी किए हैं कि आप जो है दरभंगा, पूर्णिया और जब तमाम जगह जो है नए एयरपोर्ट बनाएंगे, 10 जगह नए एयरपोर्ट की शहरों को जोड़ेंगे, लोकल स्थानीय स्तर पे जोड़ेंगे। तो आप आज की तारीख में केवल ये देख लीजिए, जब प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सहयोग से सरकार चल रही है, जब छठ पूजा होती है तो रेल में शौचालय में बैठकर जाता है बिहार का आदमी दिल्ली से और दूसरे प्रदेशों से। जब आप रेल नहीं चला पा रहे लोगों के लिए तो जहाज कैसे उड़ाएंगे? जबकि हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में लगभग 12 से ज्यादा कंपनियां नीलाम हो गई, बंद हो गई हवाई जहाज की। तो जो आदमी आप हवाई अड्डे बना के क्या करेंगे? मुझे लगता है उससे बिहार की जनता को अगर वाकई रोजगार देना है तो आपको इंडस्ट्री लगानी चाहिए तमाम। और एक महत्वपूर्ण बात, लखपति दीदी तो आप कई राज्यों में चला रहे हैं, जरा डाटा उन स्टेटों का हमें यही दिखा देते कि इतने राज्यों में हमने कर दिया, वो भी नहीं कर पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको केवल जनता को गुमराह किया गया। और जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 10 साल कम से कम प्रतिबंध लगे ऐसे राजनीतिक दल जो अपना घोषणा पत्र पूरा न कर पाते। तो फिर तो कोई राजनीतिक दल बचेगा ही नहीं। अरे नीरज जी, फिर तो कोई राजनीतिक दल नहीं बचेगा देश में। फिर देश का विकास ऐसे ही होगा जैसे बिहार का हो रहा है भैया काला साहब, कि 18 दिन में 12 पुल गिर जाएंगे और आप कुछ नहीं करवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे तो बता देंगे साहब हम बना तो रहे हैं, गिर तो गए तो हम क्या करें इसका। तमाम ऐसे सवाल जवाब आते हैं जिनको देखते मुझे लगता है तमाम। और आपने कहा मुफ्त राशन देंगे, तो मुफ्त राशन तो ऑलरेडी 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। नई बात क्या कही? 5 लाख का मुफ्त इलाज कर देंगे। अरे किसान सम्मान निधि बढ़ा रहे हैं, किसान सम्मान निधि को बढ़ा रहे 9,000 कर रहे हैं। काला साहब 9,000 नहीं है, उसको ध्यान से पढ़िए। आपने कहा कि हम कर्पूरी ठाकुर के नाम पे किसान सम्मान निधि 3,000 रुपया देंगे, टोटल में जाके 9,000 हो रही, मतलब टोटल में 9। दूसरी बड़ी बात, अगर आप वाकई किसान का सम्मान करते हैं और करना चाहते हैं तो किसान के कृषि यंत्र को जीएसटी फ्री कर दिए, बीज खाद, किसान को अन्नदाता कह रहे हो, तमाम चीजें ऐसी हैं जो किसान से रिलेटेड हैं, उनको जीएसटी से फ्री कर दीजिए, किसान का सम्मान बढ़ जाएगा। किसान, वो उस किसान की आप पैरवी कर रहे हो जिस किसान को आपने 6 महीने दिल्ली में नहीं घुसने दिया। क्या वो किसान बहरा गूंगा अंधा नहीं है? वहां तमाम चीजें किसान ने देखी। मुझे लगता है कि किसान भी समझदार है,
और बिहार की जनता भी समझदार है। तमाम ऐसे वादे, आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी भारत के प्रधानमंत्री दे रहे थे, 2 लाख का नाम नहीं बता पा रहे। तो बिहार में भी बिहार की पर जनता भी अच्छा, आपने जानती है अच्छी बात कि कही, आप आपने बिहार के साथ क्या आपने करने बड़ी जा रहे अच्छी बात कही कि वादे पूरे नहीं होते, फिर भी वही पार्टी चुनकर तो आई जाती है। सुनील कौशिक साहब, 15 लाख तो नहीं आए, काला धन वापस नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार हर साल नहीं मिले, फिर भी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है ना कि वादे किए जा सकते हैं, पूरे नहीं होना आगे देखा जाएगा, समय बताएगा। देखिए कालराज साहब, जो बातें चुनाव के दौरान कही जाती हैं, मैंने अभी जैसे कहा कि 30 पेज से ज्यादा का घोषणा पत्र होगा, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। समर्थक जिस पार्टी का है वो समर्थक है, वो वोट दूसरी पार्टी को नहीं देता। 7-8% वोट ऐसा होता है जो इन्हीं घोषणा पत्र को पढ़ करके देख करके डाइवर्ट होता है, उसी से सत्ता परिवर्तन होता है। तो कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे किसान निधि योजना की आप बात कर रहे हैं, इससे प्रभाव पड़ेगा किसानों पर। लाडली बहन योजना की बात कर रहे हैं, महिलाओं पर प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसी योजनाओं की चर्चा करा करके यदि आपने 5-7% वोट अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया, आप सत्ता में आ गए। जो परसेंटेज है, जो आपका समर्थक है, वो तो उसे कोई घोषणा पत्र से लेना देना नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कराएगा, जो राजद का वोटर है राजद को करेगा, जेडीयू का जेडीयू को करेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो आप देखेंगे कि अंतिम समय तक 2% 3% वोट तो ऐसे होते हैं जो घर से सोच के चलते हैं कुछ और वोट डाल के चले जाते हैं कुछ परसेंटेज, 1-8% ऐसे होते हैं जो बूथ पर चर्चा होती है और चर्चा के दौरान देखते किसका माहौल चल रहा है, किसका माहौल चल रहा है, ना उसी को वोट दे दिया। तो वो जो वोट है उसको रोकने का ये प्रारूप है घोषणा पत्र, और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बाकी राज्यों में इंप्लीमेंट हुई हैं, उस पर बात करना जरूरी है। जैसे कि महागठबंधन ने कहा कि हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री, अब कई राज्यों में मुफ्त बिजली चल रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं का बिहार में बहुत आप देखते हैं लोग तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म और परीक्षा शुल्क फ्री है। 25 लाख रुपए तक का इलाज महागठबंधन कह रहा है फ्री है। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा बिल्कुल फ्री है। परीक्षार्थियों की कोचिंग और ट्रेनिंग भी फ्री है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाकी राज्यों में इंप्लीमेंट हुई हैं। भले ही बजट पर बोझ बहुत बढ़ गया हो, फिर विधायक पूछते रहे कि साहब हम अपने इलाके में विकास कहां से करें, वो पैसा नहीं है कर्नाटक में, हम देख रहे हैं। लेकिन वो वादे पूरे किए कांग्रेस ने कर्नाटक में, और वादे पूरे करने के चक्कर में बाकी पूरे राज्य का भट्टा बैठता हो तो बैठ जाए, तो ये तो हो सकता है। नहीं कालराज साहब, ये देखिए बजट के लिए पैसा कहां से आएगा? उधार लेकर 4 लाख करोड़ का है ही, 6 लाख करोड़ हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, पैसा कहां से आएगा? आप देखेंगे कि आप पार्टी ने जो दिल्ली में तमाम घोषणाएं की, बजट की आवश्यकता थी। पंजाब में आपने देखा, पंजाब के मुख्यमंत्री कई बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं विशेष पैकेज के लिए, नहीं पैकेज दिया गया। तो जो राजनीतिक वायदे सत्ता में आने के लिए करने पड़ते हैं, देखो चुनाव आयोग ने जब 2024 का चुनाव आया था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक पत्रकार के पूछने पर जवाब दिया था, वो मुझे लगता है वो नहीं हो पा रहा है कि घोषणा पत्र में यह भी बताना पड़ेगा राजनीतिक दलों को कि धन की व्यवस्था कहां से होगी, उस योजनाओं को पूरा कहां से करेंगे, वो नहीं है इनमें घोषणा पत्र। अच्छा, आपने होना भी मुझे नहीं पता कि आपने शायद तेजस्वी जी के कुछ इंटरव्यूज जो आजकल चल रहे हैं वो देखे कि नहीं। मैं आपको बताता हूं वो क्या कह रहे हैं। उनसे पूछा गया कि ये 2.5 करोड़ नौकरियां कहां से देंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, और उनके सहयोगी मुकेश सहनी साहब जवाब देते घूम रहे हैं, ये जो 3 लाख करोड़ का बजट है ना, अगले 5 साल में हम 6 लाख करोड़ का बजट कर देंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, वहां से आ जाएगा पैसा। अब वो 3 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ कैसे होगा वो नहीं बता रहे, लेकिन नौकरियों का पैसा इसमें से आ जाएगा वो ये बता रहे हैं। नहीं देखो, 3 का 6 लाख करेंगे तो टैक्स तो लगाना पड़ेगा ना उनको, ऐसा तो नहीं पेट से ला देंगे वो। जब बड़ा दबाव आया था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, देश के बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी कहा कि पेट से ला के पैसे नहीं आते हैं। पैसा लाने की, खर्च करने की व्यवस्था है। यदि आप कहीं से पैसा इकट्ठा करेंगे तो या तो टैक्स के रूप में करेंगे या कुछ रेट्स बढ़ाएंगे, पैसा आपके पास आएगा। लेकिन जब उद्योग भी आप लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि 1-2 साल में आ जाएगा, उद्योग कई सालों में डेवलप। लैंड एक्विजिशन ही नहीं हो पाता इंडस्ट्री के लिए, तो 10-10 साल तो लैंड एक्विजिशन में लग जाते हैं, उसमें बहुत समय लगता है। तो निश्चित तौर से जो घोषणा पत्र है, मैं फिर कह रहा हूं वही बात है, कुछ 4, 5, 10 चीजें ऐसी होती हैं जिन बिंदुओं पर जनता के बीच चर्चा होती है, और कुछ वोटर ऐसा होता है कि जिन घोषणा पत्र को पढ़ के जो जनमानस के बीच चर्चा हो रही है, वह अपना मूड बदल करके किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में जा सकता है और विरोध कर सकता है। तो उसका ही घोषणा पत्र मैं मान के चलता हूं। ठीक,
पूरा घोषणा पत्र तो पढ़ नहीं पाते, चर्चा भी नहीं हो पाती, हम लोग भी चर्चा नहीं कर पाएंगे। कुछ यदि हम बड़े लोग बड़े चर्चा कुछ करेंगे बड़े तो बिंदुओं पर ही चर्चा हो पाती है। 3 घंटे लगेंगे आपके यहाँ चर्चा करने हाँ। पर, 3 घंटे में पढ़ पाएंगे, फिर चर्चा होगी। तो ये सब राजनीतिक दल जानते हैं, इसीलिए वो चुनाव वोटिंग के नजदीक कुछ समय रह जाए तभी कुछ बिंदुओं पर चर्चा करके 30-35 का 40 का पेज का घोषणा पत्र जरूर बना देंगे, लेकिन चर्चा वही 5-7-8-10 बिंदुओं पर होगी जहां निश्चित तौर से वो वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, नीरज जी, 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं के खाते में सीधा पैसा, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म फ्री, ट्रेनिंग फ्री, कोचिंग फ्री, ये सब तो हो रहा है ना बाकी राज्यों में। तो महागठबंधन कह सकता है जो बाकी राज्यों में हो रहा है, जैसे कांग्रेस कर रही है वैसे हम भी कर लेंगे। और फ्री बिजली तो आजकल हर जगह दी जा रही है, अब तो चुनावी रेवड़ी की परिभाषा से फ्री बिजली बाहर हो गई है, अब वो चुनावी रेवड़ी में आती ही नहीं, काउंट ही नहीं होती, क्योंकि अब तो बीजेपी भी देती है। देखिए विशाल जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजली फ्री तो आप देने का वादा कर रहे हैं, क्या बिहार में बिजली बनाने का कोई नया प्रोजेक्ट आपने लगाया? क्या नई चीजें ऐसी डेवलप की जिससे बिहार में बिजली दी जा सकती हो फ्री? ऐसा तो अभी तक कुछ लगा नहीं, न किसी ने वादा सभी कर रहे हैं, लेकिन इन जो मूल चीजें जो मैंने पहले बताई, आपने ये कतई किसी भी पार्टी, राजनीतिक दल ने या सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताया कि हमने पिछले 15 साल में 5 साल में ये काम किए हैं, इसकी वजह से हमने ये चीजें बनाई। और अब आप बातें कर रहे हैं, तो जब जनता 5 साल में ये देख रही है कि आप क्या नया कर चुके, क्या अपराध के श्रेणी में बिहार का कमजोर हुआ है? नहीं हुआ। तमाम महिला अपराध में कहीं कम हुआ है? नहीं हुआ। साइबर क्राइम में कम हुआ? नहीं हुआ। तमाम ऐसी चीजें हैं। बिहार का जो मूल एजेंडा है वो केवल पलायन है। हाँ, ऐसी कोई चीज आप बताइए कि पिछले 15 साल में कितनी इंडस्ट्री लग गई जिससे बिहार के पलायन में 1% भी आपने कम कर पाया। दूसरे, आप एक बहुत बड़ा वादा कर रहे थे कि केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा मिलेगी। आप पिछले 10 साल का, 5 साल का डाटा देखिए। आप 5 साल का जो सिविल सर्विसेज का डाटा है, उसमें पिछले 5 साल में जो लोगों का रेशियो था वो आधे से ज्यादा कम हुआ है। तो इसका मतलब जो आपका एजुकेशन है, शिक्षा है, तमाम चीजें जिनका स्तर सुधारने की आवश्यकता है, उस पर कोई आप विशेष बात नहीं कर रहे। दाएं बाएं की बात करें, सामाजिक सुरक्षा का आप वादा कर रहे। अरे सरकार की जिम्मेदारी क्या है? क्या हमारे नागरिकों की भी सुरक्षा नहीं करेगी? या फिर जाकर पहलगाम जैसा होगा, नाम भरोसे छोड़ देंगे आप? अच्छा, आपने स्वास्थ्य बीमा को लेकर आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री भी, केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य बीमा की योजना चलाती है उसमें भी बहुत बड़े राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो उस योजना में से बाहर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पैसा तो मिलता ही नहीं, हम इलाज करते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता, तो हम इस योजना से बाहर आते हैं, हम नहीं करेंगे इलाज। आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे अस्पताल हैं। केंद्र सरकार की स्कीम को वो मानना नहीं चाहते हैं, वो पीछे हट गए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है, तमाम राज्यों में यही हालत है कि आयुष्मान कार्ड से बाहर होते जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसके कारण तमाम लोग उपचार नहीं करा पा रहे। किसान के साथ दिक्कत है कि चूंकि पढ़ा लिखा कम होता है, उन्होंने जो कह दिया वही मान लिया। तमाम चीजें वहां गुमराह करती हैं। जो डॉक्टर साहब ने कहा, एक बार मैं फिर वही बात कहूंगा कि आपको जो वादे किए हैं वो पूरे, पहले पिछले बता दीजिए कितने पूरे कर दिए आप, सब नए की बात करिए। चुनाव में अभी रैलियां शुरू होने दीजिए, अब आप देखिए कि बाढ़ आ जाएगी, मुद्दे की कोई बात नहीं होगी। कोई मटन बेचेगा, कोई मछली, कोई मंगलसूत्र, और जनता वहीं खड़ी है। जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। तो तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझदार है। हाईटेक सिस्टम आज की तारीख में सोशल मीडिया और आईटी के माध्यम से लोग जान गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब जनता को इतना आसान नहीं होगा कि गुमराह करके आप वोट। ठीक है, आप कह रहे हैं इतना आसान, पर मैं तो ये कह रहा हूं दोनों ही तरफ बराबर के वादे हैं ना। अगर हवाबाजी है तो फिर दोनों तरफ बराबर की है, फिर तो और मुश्किल हो गया सुनील जी। और महिलाओं के खाते में पैसे देना गेम चेंजर साबित हुआ है बीजेपी के लिए बहुत सारे राज्यों में। और अभी तो चुनाव से ठीक 1 महीना पहले लाखों करोड़ों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए चले गए हैं। महागठबंधन तो वादा कर रहे हैं कि आएंगे तो देंगे, मोदी जी ने तो ट्रांसफर कर दिए 1 महीने पहले। नहीं कालराज साहब, देखो, हाँ बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि जो पैसा ट्रांसफर महिलाओं के खाते में हुआ, निश्चित तौर से उन्होंने चुनाव को बदला है और एक आसान तरीका हो गया सत्ता में आने का। बाद में क्या हो रहा है ये हम सब लोग देख रहे हैं। आज भी आप देखिए कि किसानों को, इस देश के किसानों को पहली किस्त 9 करोड़ किसानों को दी गई थी और आज कितने करोड़ को दी जा रही है। महाराष्ट्र में आप देखिए पहली किस्त कितनी लाख महिलाओं को दी गई थी, आज कितनी दी जा रही है। निश्चित तौर से ये चीजें तो हैं, लेकिन केवल एक पार्टी को मैं इसका पक्षकार नहीं मानता।
जैसे आप भी कह रहे हैं, आप भी इस बात से सहमत हैं कि सब एक तरफ से हवाई हवाई नहीं हो रही है, सत्ता पक्ष से भी हो रही है तो विपक्ष से भी हवाई हवाई हो रही है। और विपक्ष के सामने एक चुनौती तो होती है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जाए, चाहे झूठे ही वायदे क्यों न करने पड़े। यदि हम लोकसभा 2014 की बात करें तो आप देखिए तमाम ऐसे वायदे हैं, आज हम 2025 में बैठे हैं कि पूरे नहीं हुए। लेकिन हाँ, कुछ इफेक्टिव चीजें हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा देखिए, चर्चा बना। नहीं, मैं महिलाओं पर ही रह रहा हूं, उसमें एक पॉइंट बस जोड़ रहा हूं, आपसे जवाब चाहूंगा। आपने देखा है बहुत सारे राज्यों में महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात होती है और उस समय क्राइटेरिया नहीं बताया जाता कि क्या आप क्राइटेरिया पूरा करें तो आपको पैसा मिलेगा। फिर चुनाव के बाद 2-3 महीने पैसा दे भी दिया जाता है, फिर चौथे 5वें महीने में पता चलता है कि नहीं, आप तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, आप तो उतने गरीब ही नहीं है कि आपको यह पैसा दिया जा सके। साहब, आपके घर में तो 2 व्हीलर भी है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, बताइए अब आपको कैसे पैसा देंगे? तो इस महिला को तो पैसा नहीं मिलेगा। तो उसमें से महाराष्ट्र में ही लाखों लाखों महिलाएं उसमें से बाहर हो गई, उन्हें पैसा ही नहीं मिल रहा। नहीं, यही यही तो इसी राजनीति को तो आपको समझना पड़ेगा। और ये कहने का मौका था कि चुनाव का समय था, इतना समय नहीं था कि अधिकारी समीक्षा कर सकते थे, शॉर्टलिस्ट कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में अभी भी यही कह रहा हूं कि जो घोषणा पत्र जारी हुआ, 1 हफ्ते पहले आप घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, 1 हफ्ते में कुछ हो ही नहीं सकता उस घोषणा पत्र पर। उस घोषणा पत्र को समझना, उस पर चर्चा होना और चर्चा के बाद जो चीजें निकल के आएंगी उसके आधार पर वोटिंग करना बहुत बड़ी चीज है। तो निश्चित तौर से कालरा साहब, कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां चुनाव को प्रभावित करते हैं। अब जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री वाला है, चलेगा। उत्तर प्रदेश में जब 2022 में चुनाव हुए तो उन्होंने कहा कि आधा कर देंगे हम बिजली का बिल, अभी तक आधा नहीं है, हम 2025 में बैठे हैं। और 2027 के चुनाव से पहले आप देखिएगा जरूर, वही आधा बिल करने की जो घोषणा की थी वो लागू हो जाएगी। तो राजनीतिक दल कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि चुनाव के 6 महीने पहले, 4 महीने पहले कुछ आपने ऐसी बड़ी अच्छी योजनाएं बात हैं जो मुझे याद दिलाई। पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देने के लिए कहा गया था, तो जब 3 साल पूरे हो गए, दिए नहीं, तो सवाल पूछा, मैंने ही पूछा एक कार्यक्रम में, तो कहा 5 साल होते हैं पूरे करने के लिए। नीरज मेहरे साहब, 5 साल में कभी भी पूरा किया जा सकता है भाई, 4.5 साल के बाद भी हो सकता है वादा पूरा। 5 साल दिए जनता ने वादा पूरा करने के लिए। बिल्कुल, अगर आप सत्ता में बैठे हैं तो 5 साल दिए हैं, और यही स्थिति भारत सरकार की भी है। मुझे लगता है कि 10 साल से ज्यादा हो गया, तमाम चीजें भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता को यह देखना होगा कि प्रण संकल्प पत्र और पंचामृत गारंटी पत्र में कौन से में कितना दम है। और मुझे लगता है, आप ही बता दीजिए एनालाइज करके, जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी। जैसा सुनील कौशिक जी ने कहा 30-30 पन्ने का है, कौन पढ़े कौन समझे, आप ही बता दीजिए किसका बेहतर लग रहा है, आप अपने अनुभव से बताइए। नहीं, मुझे जो लग रहा है, मुझे लगता है कि प्रण संकल्प पत्र एक अच्छी तेजस्वी प्रण में दम है। आप नीरज जी से यह पूछिए, जो आप कह रहे ये हो पढ़ करके आप वोट किसको करेंगे? नीरज जी जरूर कहेंगे कि महागठबंधन को वोट करेंगे। कितने बड़े बर्तन से दिया जाता है और कितना मिलता है, तो तमाम चीजें मुझे लगता है कि जनता को बिहार की को देखनी होगी। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी है, स्वास्थ्य, इन पर चर्चा होनी चाहिए, इनके वादे होने चाहिए। इस तरह के जो हवाई वादे हैं कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और घर घर नौकरी, तो मुझे लगता है कि जो सरकार पिछले 10 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी पूरे देश में नहीं दे पाई, तो कहां से इनको बिहार में दे देगी। तमाम ऐसी चीजें मैं यही जानना चाहता हूं कि इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। हम देखते हैं केंद्र सरकार के पास भी इतनी नौकरियां नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि बिहार के लोग या किसी भी राज्य में जहां चुनाव होता है वहां लोग पढ़े लिखे नहीं है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे ये बातें बोल देते हैं साहब? केंद्र सरकार के पास इतने कर्मचारी नहीं है, कहां रखेंगे इन कर्मचारियों को? ये कॉन्फिडेंस काला साहब भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। पिछले 10 साल से आप सत्ता में और लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो विपक्ष भी समझ गया। मुझे लगता है कि कुछ चीजें झूठ बोल, तो आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जो है वो मोदी जी से प्रेरणा ले रहे हैं? नहीं, सरकार तो भारत में उन्हीं की चल रही है, तो प्रेरणा तो वही दे रहे हैं। चलिए ठीक है सुनील कौशिक साहब, मेरा प्रश्न फिर यही है कि इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? किसी भी राज्य की जनता को आपने बिल्कुल ऐसे ही समझ लिया है कि इन्हें कुछ नहीं पता है, कुछ भी बोल दो मान लेंगे। अरे बिल्कुल बोल देंगे, मान लेंगे, क्यों नहीं मानते? मानते हैं ना। आप उनको समय नहीं देंगे। आप ये देखिए कि आप अपना डिबेट शुरू करना चाहते हैं और आपने 2 मिनट पहले कहा ये टॉपिक है, क्या करेंगे व्यक्ति? हम लोग क्या करेंगे? अब 1 हफ्ते पहले घोषणा पत्र जारी कर दिया, जनता करेगी क्या? तो कुछ बिंदुओं पर ही तो चर्चा कर पाएगी ना। तो कुछ बिंदुओं पर जब चर्चा होगी तो वैसी सरकार बनेगी।
यदि आप टॉपिक नहीं बताएंगे, 2 घंटे पहले आप टॉपिक बता देंगे तो चर्चा बहुत अच्छी होगी, 1 दिन पहले बता देंगे तो चर्चा और अच्छी होगी, और 2 मिनट 5 मिनट पहले बताएंगे तो चर्चा वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे ही वो राजनीतिक दल समझते हैं कि जनता को मौका कहां देंगे आप। उनके कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला के उन्हीं 4-5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो निश्चित तौर से चर्चा का बिंदु बनते हैं चुनाव के दौरान, और कुछ है ही नहीं उसके अलावा। फिलहाल तो रोजगार का मुद्दा सबसे हावी है, दोनों तरफ से उठाया जा रहा है। एनडीए ने भी काफी दबाव में आकर 1 करोड़ का आंकड़ा दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कोशिश हमारी ये थी कि दर्शक समझ पाए कि किसके घोषणा पत्र में कितना दम है और कितना प्रैक्टिकल ये दोनों गठबंधनों का जो घोषणा पत्र है बिहार में वो नजर आ रहा है। छोटा सा ब्रेक।